अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हिंदुस्तान में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस चल रही है, गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता कल यानी 19 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग भी तलब की और उसमें उन्होंने इस मसले को छेड़ा। आप जानते हैं कि बीजेपी का एक पुराना एजेंडा है, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा है कि हम मुल्क में एक साथ ही तमाम इंतखाबात कराएंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है, दूसरा विधानसभा का यानी स्टेट का इलेक्शन होता है जिसमें वज़ीर आला का इंतखाब होता है, और तीसरा पंचायत या म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन है जो आप जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुल्क में तीनों इंतखाबात एक साथ कराए जाए। अब सवाल यह है कि तीनों इंतखाबात एक साथ कराना कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। इसी पर आज खबर दर खबर में हम तफसील से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदुस्तान में पहला इंतखाब किस तरह हुआ था, दूसरा इंतखाब किस तरह हुआ था, क्या एक साथ हुए थे तमाम इंतखाबात या अलग अलग हुए थे, इंतखाबात एक साथ होने में फ़ायदा है या अलग अलग होने में फ़ायदा है। इससे पहले हम मीटिंग की तफसील कुछ आपको बता देना ज़रूरी समझते हैं कि गुज़िश्ता कल यानी 19 जून को जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग तलब की थी उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की कुल 40 पार्टियों को तलब किया था, जिसमें से 20-21 पार्टियों ने शिरकत की और कई ऐसी पार्टियों ने शिरकत नहीं की जिनका बड़ा नाम है, नुमाया चेहरा, जैसे कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसने बायकॉट किया, उसने शिरकत नहीं की। समाजवादी पार्टी ने शिरकत नहीं की, बहुजन समाजवादी पार्टी ने शिरकत नहीं की, टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसने शिरकत नहीं की, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल है उन्होंने शिरकत नहीं की। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जिसके सरबराह अभी लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, इन लोगों ने शिरकत नहीं की। तेलुगु देशम पार्टी ने शिरकत नहीं की। आम आदमी पार्टी जिसके सरबराह अरविंद केजरीवाल है, इन लोगों ने शिरकत नहीं की। तो जो मेजर या बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन लोगों ने कल शिरकत नहीं की। इसके अलावा एक और ख़ास बात कि शिवसेना जो एनडीए के इत्तेहादी है उसने भी कल शिरकत नहीं की। अब सवाल यही है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क के मफाद में है, इस पर बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या जिस तरह भी हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा का इलेक्शन अलग वक्त में होता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग वक्त में होता है, पंचायत का इलेक्शन अलग वक्त में होता है, उस तरह होना चाहिए। पूरे पर हम बातचीत कर रहे हैं जनाब सिकंदर आजम कासमी साहब से। आप मिल्लत टाइम्स इंग्लिश के एडिटर हैं, तजज़िया निगार हैं, सोशल वर्कर हैं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। सिकंदर आजम साहब मिल्लत टाइम्स में बहुत खैर मकदम है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत हो रही है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी हिस्ट्री में कि जो हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था तो किस तरह हुआ था। आज अलग अलग इलेक्शन हो रहा था, क्या उस मरतबा भी अलग अलग तारीख में इलेक्शन हुआ था या एक साथ तमाम इलेक्शन हुआ था। अब ये भी हम से जानना चाहेंगे इसी के साथ कि हिंदुस्तान में इलेक्शन की हिस्ट्री क्या रही है, क्या कानून है। सबसे पहले तो हम मिल्लत टाइम्स के शुक्रगुज़ार हैं कि इस मौजू पर आपने आज का डिस्कशन रखा है। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि एक अभी मीटिंग हालिया में एक मीटिंग रखी गई थी, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को होस्ट किया था, तमाम पार्टी को इसके लिए मदऊ किया था कि वो आएँ और इस पर अपना ओपिनियन दें। तो असल में ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक एजेंडा है कोई नया एजेंडा नहीं है। जब मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन कर के सामने आ गया तो सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था 1952 में वो साथ में ही हुआ था। सबसे पहला इलेक्शन 1952 का जो इलेक्शन था वो एक साथ हुआ था, विधानसभा का लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से दूसरा इलेक्शन जो हुआ था 1957 में वो भी साथ में हुआ था और तीसरा इलेक्शन 1962 में वो भी साथ में ही हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से रन नहीं, जब ये सारे इलेक्शन एक साथ हुए शुरू से तो फिर ये तब्दीली कैसे है अलग अलग। वही इसी चीज़ पे मैं आगे आ रहा हूँ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 2-3 चीज़ें सामने थी हमारे। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, नंबर 1। इलिटरेसी ज़्यादा थी। अभी जिस तरीके से कैंपेन, पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स, रीजनल पार्टीज़ का इमर्ज होना, इसी तरीके से वोटिंग एज का घटा दिया जाना, ये सब चीज़ें सामने नहीं थी। उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये सब चीज़ें इतनी मतलब अहम नहीं थी, इतने ज़्यादा खर्च नहीं हुआ करते थे। अब सवाल ये होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे बेसिक सवाल यही है। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनकी अपनी अलग दलाइल हैं, जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं उनके अपने अलग दलाइल हैं।
फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो इसको फेवर कर रहे हैं वो ये देते हैं कि आजकल इलेक्शन बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया है। नंबर 1, इसमें खर्चे इतने ज़्यादा हैं। अभी 2019 का इलेक्शन जो है वो दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन को शुमार किया गया। तो जो लोग नरेंद्र मोदी का साहब का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं लाया जाए, ताकि जो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, यानी 2014 का इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन में तकरीबन 40% का इंक्रीमेंट है। अच्छा, खर्च में दो साइड्स होते हैं, एक पब्लिक का या जो कैंडिडेट है उनका अपना खर्च होता है, दूसरा हुकूमत का खर्च होता है। बिल्कुल। तो ये जो खर्च बताए जा रहे हैं वो काउंटेड खर्च है, मतलब अब अनअकाउंटेड खर्च है वो क्या है, कई गुना ज़्यादा। बिल्कुल, वो मतलब वो तो गिना ही नहीं, जो चीज़ें काउंटेबल नहीं है वो गिनी भी नहीं जा सकती और शुमार भी नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो हम उस चीज़ को आगे नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि 1952, 57 और उसके बाद 62 का इलेक्शन एक साथ हो, तो फिर अलग अलग कैसे हुआ इलेक्शन? क्या उसकी वजह ये रही अलग अलग इलेक्शन होने की कि हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। यहाँ पर स्टेट और यूनियन की कई सारी चीज़ें एक साथ हैं और कई सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमारा अगर एक्चुअल में जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर वो इसलिए है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी इवॉल्व की, यानी जिस तरीके से 19 आज़ादी के बाद से, और या आप कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के नफाज यानी जो 1952 में हुआ उसके नाफिज होने के बाद से ये चीज़ें 1950 के बाद से जब ये चीज़ें इवॉल्व की तो धीरे धीरे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होता चला गया। स्टेट के अंदर रीजनल पार्टियां आई और उन्होंने स्टेट के मुद्दे को भरपूर तौर से सामने रखा। जैसे मिसाल के तौर पर आज बिहार है या बहुत सारी दूसरी स्टेट्स हैं जो स्पेशल राज का दर्जा मांगती हैं। किससे मांगती हैं? वो सेंटर से मांगती हैं। अब मान लीजिए कि वो इसलिए मांग रही हैं क्योंकि इनको अपनी कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस होती है जो सेंटर पूरा नहीं कर पाती है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट शायद ले आए तो यहाँ पर जो रीजनल पार्टियाँ हैं वो कमज़ोर होती चली जाएंगी और जो सेंट्रल पार्टियाँ यानी जो नेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो फिर जो स्टेट और सेंटर का कॉम्पिटिशन है वो कम होता जाएगा। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो वोटर्स हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि हम फॉर एग्जांपल अभी 2019 के इलेक्शन में जैसे लोगों ने ये बहुत ओपनली ये बात एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की एक मिसाल ले लें कि केजरीवाल इज़ फिट फॉर दिल्ली बट नरेंद्र मोदी इज़ फिट फॉर इंडिया फॉर सेंटर। इसी तरीके से बिहार में भी हर जगह पर तकरीबन यही कहा कि इंडिया के लिए तो नरेंद्र मोदी सही हैं, लेकिन कई सारे स्टेट में है कि बिहार के लिए है नीतीश कुमार बेहतर है, सेंटर में वो सही है। बिल्कुल। तो जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक वोटर जब वोट देने जाएगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा हम किसको वोट दें, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दें या हम वहाँ के रीजनल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं उसको वोट दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन द मीन टाइम इतना हमारे तकरीबन 70 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टियां उभर कर सामने आई जो कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मायावती जैसे समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो अपने यानी बैकवर्डनेस को, इलिटरेसी को, गुर्बत को, अपने ट्राइबलिज्म को, इश्यूज को, चाहे वो एक सीट लेकर आई हैं लेकिन वो अपने मसले, फॉर एग्जांपल असम में बोडोलैंड है, वो अपना उनका एक एजेंडा है। दे वांट समथिंग फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज द सेंटर। तो वो ये एजेंडा सामने लेकर आई हैं और वो उसमें कामयाब भी हुई हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के उसको ले आएंगे तो फिर ये पार्टियां दम तोड़ देंगी, जो ब्यूटी ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर वो खत्म होता चला जाएगा। तो एक फ़ायदा जहाँ पर ये दिखता है हमें कि मे बी के अखराजात बच जाएंगे, लेकिन जमहूरियत का जो एक मज़ा है, इसी वजह से आपने मायावती का अगर ट्वीट पढ़ा होगा तो उसने कहा कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन का जो ये वो कभी मुद्दा नहीं रहा, वो कभी जमहूरी खर्चा एक मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम वन पार्टी सिस्टम ले आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन का तो शायद ये मुद्दे दम तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आवाम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। जैसे
लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, आवाम डिस्टर्ब है, विधानसभा का हुआ आवाम डिस्टर्ब है, पंचायत का हुआ चूँकि बहुत ज़्यादा चेकिंग हो जाती है, सख्तियाँ हो जाती है, पुलिस का आना जाना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी आवाम उलझन के शिकार है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी अपने उसमें यानी लॉ के अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ही एक इलेक्शन का डेट का अनाउंस होता है, उसके बाद तकरीबन 2 महीना का ये शायद पीरियड होता है, उसको बोलते हैं MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो नाफिज हो जाता है। उसके नाफिज होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, नए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, कोई नई स्कीम और नई पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हो पाता है, उसका लिक्वर बैन हो जाता है, शराब की पाबंदी लग जाती है। अब जो लोग शराब के शौकीन, उनकी परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो मतलब बैन कर दी जाती हैं, MLAs वगैरह के नाम मिटा दिए जाते हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो जाती है, गाड़ियों की चेकिंग बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हर्डल्स हैं। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। मतलब ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिल्कुल ही हमारे लिए खतरे की घंटी है, बिल्कुल सही नहीं है। इसका कुछ एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको काउंट कराऊं अगर कि इसका फ़ायदा क्या है, मतलब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वन नेशन, तो वो सबसे पहला जो मतलब 3 उसके मेन पॉइंट्स हैं जिसको वो फोकस करते हैं। सबसे पहला कि इसका खर्चा कम हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा। नंबर 2, रूलिंग पार्टीज जो रूल करने के, जिसको हमने वोट दिया है कि वो गवर्नेंस करे, वो अच्छा कानून बनाए, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट का काम करे, तो वो अपने काम पे फोकस करेगी। अगर मान लीजिए 5 इयर्स के लिए हमने किसी को वोट दे दिया, तो अब 5 इयर्स से लेकर के 5 ईयर तक उसके पास फुल टाइम रहेगा कि वो मुकम्मल तौर से अपने काम के ऊपर फोकस करे और डेवलपमेंट का काम करे। उसको कहीं इलेक्शन के कैंपेन में नहीं जाना। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर देखेंगे गुजरात का इलेक्शन जो खत्म हुआ है तकरीबन नवंबर, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है गुजरात के इलेक्शन में पूरा इन्वॉल्व है, तकरीबन 80 के 85 के आसपास कैंपेन किया। अब उनको सेंटर में बैठ कर करके मुल्क के हालात को संभालने की जरूरत थी, न ये कि अपने पार्टी का रेपुटेशन बना कर करके। हर पार्टियां करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी कर रही है। इसी तरीके से अभी जब सेंटर का इलेक्शन हुआ तो स्टेट के लोगों को उठा करके ला करके आपको कैंपेन, जैसे योगी आदित्यनाथ को गुजरात में लगा दिया कैंपेन। तो ये कैंपेनिंग मोड जो चल रहा है ना, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स यानी चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर ऑल आर बिजी इन कैंपेनिंग मोड। तो ये खत्म जो है हो जाए, ये बहुत बड़ी अहम बात है जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वोटर्स का जो टर्न आउट है वो बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में वोटर्स का टर्न आउट तकरीबन 50 से 60% 60 तक रहता है। इसी तरीके से असेंबली इलेक्शन में थोड़ा बढ़ जाता है, और इसके बाद लोकल यानी पंचायत इलेक्शन में ये 90% के आसपास। तो ये वोटर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और इसके साथ साथ वो लोग आगे चले जाएंगे। तो ये लोग जो फेवर कर रहे हैं वन नेशन इलेक्शन का, उनके 3 मेन आर्गुमेंट हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में अगर ये सारी बातें मान ली जाए तो मुमकिन है जो आइन कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सरकारें बदलती रहती है, कभी सरकार गिर गई, कभी बन गई। बिल्कुल। तो और 5 साल किसी भी सरकार के लिए जरूरी है, और कानून ये भी कहता है कि आप 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। मतलब सरकार गिर गई है, कोई मजबूरी, तो ज़्यादा वो 6 साल के लिए गवर्नर रूल होता है या सदर राज नाफिज होता है इलेक्शन कराना। तो जब इलेक्शन होगा तो कानून तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल, मतलब कि क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। इसको आसान सवाल में अगर हम इसको बहुत यानी समराइज कर दें कि आपका सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, सवाल ये है। तो पॉसिबल है, जैसा कि पास्ट में हुआ है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया था। जैसे 2017 का जब 17 लोकसभा का जो इलेक्शन अभी 19 में हुआ है, जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, उसके अंदर एक प्रपोजल आया था, लॉ मिनिस्ट्री ने भी दिया था, जिसको बाद में शायद नामंजूर कर दिया गया। वो प्रपोजल क्या था, उस प्रपोजल को समझिए तो शायद ये चीज़ें हमारे सामीन के लिए समझना आसान हो जाएगा। वो ये है कि इलेक्शन को 2 फेज़ में कराया जाए। नंबर 1, कैसे कराया जाए कि उन स्टेट में जहां पर इलेक्शन, मान के चलिए कि जैसे 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उन स्टेट में जहां पर इलेक्शन 2018 के अवाखिर में या 2019 के बीच में कहीं पर होना था, तो उनको फेज़ 1 में करा दिया जाए। और उन स्टेट में जहां पर इलेक्शन 2 साल या 2.5 साल के बाद है, उसको दूसरे फेज़ में करा दिया जाए। यानी विद इन 2 ईयर्स वी विल हैव 2 फेजेस ऑफ इलेक्शंस। मतलब साइमल्टेनियसली देखेंगे 5 साल में 2 इलेक्शन हो। पहले फेज़ में उन स्टेट के इलेक्शन करा दिए जाएं जनरल इलेक्शन के साथ जो 3, 4, 5 महीने के गैप से हों, और दूसरे फेज़ में उन स्टेट के इलेक्शन करा दिए जाएं जिनके जो उससे करीब तर हों। तो ये फॉर्मूला मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है, इसलिए कि अगर
वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर अगर अमल करेंगे तो उसके लिए मैकेनिज्म ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने अब ये भी कर दिया कि वीवीपैट काउंटिंग, ये आसान मसला नहीं है, और अपोजिशन का मुतालबा है कि उसको और ज़्यादा किया हमारे जाए। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या नाम है, तो जाहिर सी नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वोटिंग कराना, फिर वीवीपैट को काउंट करवाना, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गिव अ रिजल्ट इन अ सिंगल डे। अच्छा, हमारे ऑडियंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जब साथ साथ इलेक्शन चल रहा था तो इलेक्शन स्टेट का और सेंटर का कैसे बदल गया, वो क्या वजह थी? देखिए, ये चीज़ जैसे जैसे रीजनल पार्टियों का मतलब पहला इलेक्शन किस स्टेट का हुआ जहाँ से चेंजिंग है? गालिबन ये केरला में ऐसा हुआ जहाँ पर सरकार तकरीबन 1962 के आसपास कहीं गिरी थी, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था। फिर चूंकि ये ज़रूरी है सरकार के लिए कि प्रेसिडेंशियल रूल 6 मंथ से ज़्यादा न रखा जाए, ताकि डेवलपमेंट एज सुन एज पॉसिबल द मोमेंट यू गेट अ सूटेबल सिनेरियो इन द स्टेट कंडक्ट द इलेक्शन। ये रूल कहता है कि जैसे ही आपको मुनासिब वक्त मिले आप इलेक्शन कराइए ताकि स्टेट का डेवलपमेंट रुके नहीं। तो मान लीजिए कि आज के सिनेरियो में रीजनल पार्टीज जहां पर स्ट्रांग हो गई, ये तो ज़रूरी नहीं कि एक किसी भी स्टेट में सिंगल पार्टी की हुकूमत पार्टी है, उनको अलाइंस करना पड़ता है रीजन दूसरी पार्टियों से। जैसे ही वो अलाइंस कभी कभी 6 महीने भी सरकार गिरी है, जैसे मान लीजिए एक रिसेंट मिसाल दूंगा आपको मैं जम्मू एंड कश्मीर का, कि वहाँ पर 2.5 साल के मतलब अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, 2.5 साल के बाद महबूबा मुफ्ती ने या बीजेपी ने अपना सपोर्ट कुछ डिसएग्रीमेंट लिया और वहाँ तकरीबन सरकार गिर गए, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, प्रेसिडेंशियल रूल लागू है। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है और इससे एक और बड़ा खतरा है। एक बड़ा खतरा ये है कि बैलेंस ऑफ पावर वो होना ज़रूरी है स्टेट के पास। अगर स्टेट मान लीजिए सेंटर में हुकूमत मजबूत हो गई तो सेंटर, हमारा इंडिया जो कि इतना बड़ा है, तो दे विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर द फार अवे स्टेट्स दैट दे हैव देयर ऑन साइमल्टेनियस प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स टू टैकल। तो ये चीज़ें सेंटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और खतरा है कि जैसे वन नेशन और वन इलेक्शन होता है अगर, तो जैसा कि आपने कहा कि एक साथ जब इलेक्शन होगा तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसकी स्टेट में भी सरकार बन जाएगी और हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट बनाएगी, एक लोकसभा राज्यसभा, उसका मकसद भी बैलेंस ऑफ पावर है ताकि बरकरार रहे। यहाँ एक की अक्सरियत है, वहाँ दूसरे की न रहे। अगर ऐसा हो जाएगा तो दोनों जगह वो हावी हो जाएंगे और फिर अपनी मर्जी आवाम पर मुसल्लत करेंगे, जैसा चाहेंगे कानून बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें भी हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वन नेशन इलेक्शन जब बनेगा तो जो रीजनल पार्टी है वो अपना दम तोड़ना शुरू कर देंगे, जो अभी मजबूत होती गई, अभी बहुत मजबूत है रीजनल पार्टीज, इवन दूसरी पार्टियों के लिए आना भी मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल आना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के जहां एडवांटेज है उसका फायदा है, जहां उसका नुकसान भी है। एक और चीज ये जरूरी कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है, एक मुल्क एक इंतखाब, तो उसके लिए क्या कानून में तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ तमाम अपोजिशन पार्टियों का मुत्तफिक हो जाना जरूरी है या पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान के इत्तेफाक जरूरी, क्या आइन? देखिए, इसके लिए कानून में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। उसमें गालिबन आर्टिकल 83(2) है और आर्टिकल 172(1) है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल हाँ, ये जो है यानी लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो डिटेल्स है, टेन्यूर का जो सिस्टम है कि कब किसको हुकूमत होनी चाहिए, इसको डिफाइन करती है। इसी तरीके से आर्टिकल गालिबन वो आर्टिकल 356 है जो प्रेसिडेंट्स के पावर को डिफाइन करती है। तो इन सब में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, तब जा करके ये चीज़ पॉसिबल है। विदाउट चेंजेस, ब्रिंगिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बगैर तब्दीली लाई हुई ये चीज़ अभी पॉसिबल फिलहाल नहीं है। और ये जब भी पॉसिबल है जब तमाम पार्टियां इस चीज़ के लिए इत्तेफाक करती हो और फिर इसके बाद कुछ तब्दीली ला करके ये चीज़ें। अपोजिशन कह रही है कि ये हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है, कांग्रेस का बहुत जोर देकर कहना है, और महज बीजेपी जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, रेप, क्राइम, उससे आवाम को भटकाने के लिए इन इश्यूज़ को बीजेपी छेड़ रही है। हो सकता है बीजेपी हो सकता है। देखिए, अपोजिशन को इस बात का पूरा इख्तियार है कि वो बोलते हैं किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के, उसकी अच्छाई और बुराई को सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा हमारे मुल्क के लिए। चूँकि पहले था, फिर ये चीज़ें ख़त्म हुई और फिर मुल्क काफ़ी मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, एक परेशानी सामने आई कि थोड़ा ख़र्चा बढ़ गया, लेकिन मुल्क अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन
जो अपोजिशन के डाउट्स हैं वो अपनी जगह वो भी दुरुस्त हैं कि बीजेपी जो है मतलब चाहती है कि रीजनल पार्टियां दम तोड़ दें और ये जो है मतलब कुछ अब जो पार्टी सेंटर में रिप्रेजेंट करती हैं वो स्ट्रांग हो जाए, तो ये जमहूरियत को ख़तरा भी है कहीं ना किसी लेवल तक, और ख़ास करके फेडरल स्ट्रक्चर को ख़तरा है। तो ये ख़तरा अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे खबर दर खबर का प्रोग्राम और हमारे साथ है सिकंदर आज़म कासमी साहब। बहुत अहम बात आज आई कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे उर्दू में हम कहते हैं एक मुल्क एक इंतखाब, कोई नया मुद्दा नहीं है, कोई नया मौजू नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में पहला इलेक्शन 1952 का, दूसरा 1957 का और तीसरा 1962 का इसी तरह हुआ था। लेकिन वो इत्तेफाक़ी तौर पर था, चूँकि पहला जब इलेक्शन होना था तो स्टेट का भी होना था, लोकसभा का भी होना था। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, कहीं 2 महीने में सरकार गिर गई, कहीं 4 महीने में सरकार गिर गई। केरला में सबसे पहले सरकार गिर गई तो वहाँ फौरी तौर पर इलेक्शन कराना पड़ा। तो कानून के मुताबिक फिर वो इलेक्शन के औकात में, तारीख में तब्दीली आती गई और कहीं लोकसभा का इलेक्शन पहले हो गया, कहीं विधानसभा का पहले हो गया। अभी आपने देखा कि जो ये 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ये 17वीं लोकसभा का इलेक्शन है, यानी 1952 से 17वां लोकसभा इलेक्शन है। अगर तारीख उठाकर देखेंगे कि 1952 सब तक, तो मुझे लगता है कि ये उससे कम होगा, 17वां नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कई मरतबा 1 महीने सरकार रही, इलेक्शन हुआ और सरकार बनी, 1 महीने में सरकार गिर गई, दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ा। कई मरतबा 1 साल सरकार रही, सरकार गिर गई। तो इस तरह 17वें नंबर तक पहुँच गया और प्रधान नरेंद्र मोदी 17वें वज़ीर आज़म है। तो सरकार बहुत कम वक्त पे कभी गिर गई, कभी पूरे 5 साल की मुद्दत पूरी, तो इस वजह से बदल गया। तो वो कानून के तौर पर नहीं था बल्कि वक्ती तौर पर था। अब इस बहस को छेड़ा जा रहा है, अपोजिशन का इस पर इख्तिलाफ है, एतराज़ है और अवामी रुझान भी यही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है कानूनी तौर पर, तो इससे पावर ऑफ बैलेंस को ख़तरा है। एक आदमी के, एक पार्टी के इख्तियारात में पावर आ जाएगा, दूसरी पार्टियां ख़त्म हो जाएगी और जो हिंदुस्तान का एक जमहूरी मिजाज है उसको ख़तरा है। रीजनल पार्टीज़ कमज़ोर हो जाएगी, फिर जो कास्टवाद की सियासत है उसको भी मतलब परेशानी लायक होगी। और इस तरह से यूँ कह लीजिए कि जिस पार्टी की हुकूमत होगी उसका अंदाज़ आमराना होगा, जबकि ये सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और दुनिया के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम पाया जाता है। अगर जहाँ है भी तो वहाँ पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम नहीं है बल्कि वहाँ सदारती जमहूरी निज़ाम है। दुनिया में 2 जमहूरियत का उसूल रहा है, एक पार्लियामानी निज़ाम का, एक सदारती निज़ाम का। दोनों का अलग अलग तरीक़ा है। कहीं किसी का मानना है कि सदारती निज़ाम बेहतर है, जहाँ एक आदमी यानी सदर के हाथ में ज़्यादातर इख्तियारात और पावर होता है। पार्लियामानी निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म के बजाय काबीना या मेंबरान पार्लियामेंट के हाथ में ज़्यादा इख्तियार होते हैं। ये कागज़ी तौर पर, अमली तौर पर यहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में सारे इख्तियारात होते हैं। तो सारी तफसीलात उम्मीद है कि आपको भी आज के हमारे इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।